हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है अंग्रेजों का बंगाल में अधिग्रहण। इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने बंगाल में अधिग्रहण कैसे शुरू किया था और हमने जो है प्लासी के युद्ध के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में और उससे पहले की जो भी घटनाएं हुई थी बक्सर के युद्ध से पहले, वो सारी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने वो पुराना वीडियो नहीं देखा उसे देख लेना, ताकि आप लोगों का ये जो बंगाल का अधिग्रहण वाला टॉपिक है वो अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। और शुरुआत से समझ में आएगा तो आप लोग को याद करने में भी ईजी रहेगा, ठीक है। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे दिए हैं जो आप लोगों के एग्जाम में ऑलमोस्ट उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है तो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और उसके बाद सिराजुद्दौला जो है, जो नवाब था बंगाल का, वो मारा जाता है। और उसके बाद जो अगला नवाब बंगाल का बनता है वो होता है मीर जाफ़र, जो 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहेगा, ठीक है। मीर जाफ़र जो था ये एक तरीके से कठपुतली नवाब था, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, ये वही मीर जाफ़र है। इस शर्त पे इसने धोखा दिया था कि इसे बंगाल का नवाब बनाया जाए और अंग्रेजों ने वो काम किया। और ये एक तरीके से जो था अंग्रेजों का, याद रखिएगा कि एक कठपुतली नवाब था, ठीक है। सिर्फ नाम मात्र का नवाब था, सारे काम अंग्रेज ही कर रहे थे। इसलिए इसको उस समय जो था क्लाइव का गधा भी बोला जाता था, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव का गधा बोला जाता था, अगर पूछ ले तो ये मीर जाफ़र को बोला जाता था। इसके बाद क्या होता है कि 1760 ईस्वी में जो क्लाइव है वो इंग्लैंड वापस चला जाता है और क्लाइव के जाने के बाद कुछ समय के लिए हॉलवेल को अस्थाई गवर्नर बनाया जाता है। स्थाई नहीं, अस्थाई, जो टेम्परेरी गवर्नर बनाया जाता है 1760 ईस्वी में, क्योंकि इस समय क्लाइव वापस चला जाएगा। और इसके बाद फिर वेंसिटार्ट जो है वो बंगाल का अगला स्थाई गवर्नर बनता है। एग्जाम में पूछ लेता है तो याद रखिएगा कि वेंसिटार्ट बनता है। इसका जो टाइम पीरियड था बस दिमाग में रखिएगा, हल्का फुल्का याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1760 से 1765 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहता है। वेंसिटार्ट के काल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना घटी थी, जिसके लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, वो था बक्सर का युद्ध। जब मैं आगे बक्सर पढ़ाऊँगी, इस युद्ध के बारे में डिटेल दूंगी, तब देखिएगा कि, ठीक है, जो बक्सर का युद्ध है उस समय जब पूछता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था, अंग्रेजी गवर्नर कौन था, तो वो वेंसिटार्ट था, ठीक है। अब होता क्या है कि जो मीर जाफ़र है वो एक अच्छा राजा, कुशल राजा, नवाब नहीं होता है, तो वो बंगाल की सत्ता को ठीक से नहीं संभाल पाता है। और कंपनी जो है इससे जितनी भी डिमांड्स करती हैं, जो भी मांगे करती हैं, वो पूरी नहीं कर पाता है। तो जो वेंसिटार्ट है वो नवाब को बदलने का फैसला लेता है, क्योंकि उनकी जो भी मांगे थी, जो भी वो लाभ कमाना चाह रहे थे, उतना, क्योंकि डिमांड जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और उनकी मांगे पूरी ना होने के कारण वेंसिटार्ट को लगा कि अब हमें नवाब को बदल देना चाहिए। तो नवाब को बदलने का निर्णय लेता है और अगला नवाब बनाने के लिए मीर कासिम के साथ समझौता करता है। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, मीर कासिम के साथ समझौता करता है। और मीर जाफ़र का क्या होता है कि मीर जाफ़र के ऊपर, देखिए, ऐसे तो उसे नहीं हटा सकता है एकदम से, तो बोला जाता है कि मीर जाफ़र डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है। डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है कंपनी के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। और इसी बात का आरोप लगा कि इसे अपने पद से हटा दिया जाता है और इसको पेंशन देकर कलकत्ता भेज देते हैं। 15,000 की पेंशन देकर कलकत्ता भेज देते हैं। और फिर जो अगला नवाब बनाया जाता है वो बनाया जाता है मीर कासिम को। देखिए, जो मीर कासिम था इसका टाइम पीरियड सबसे पहले तो देख लीजिए क्या है। मीर कासिम जो था 1760 से 1763 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहेगा, ठीक है। मीर कासिम जो था वो मीर जाफ़र की तरह बेवकूफ़ नहीं था, मतलब वो एक अच्छा, एक कुशल, अगर योग्य जिसे शासक कहते हैं, वो था। ऐसा माना जाता है कि जो अलीवर्दी खां है, अलीवर्दी खां के बाद जो दूसरा सबसे योग्य शासक बंगाल में था वो मीर कासिम ही था, ठीक है। इसका टाइम पीरियड बहुत छोटा था, 1760 से 1763 ईस्वी। अब देखिए, क्योंकि एक योग्य शासक था तो ये अच्छे से जानता था कि अंग्रेजों के साथ रहने में इसको हानि है और जब तक अंग्रेजों के प्रभाव से अपने राज्य को दूर नहीं करेगा तब तक ये अच्छे से, मतलब अच्छे से अपना सत्ता नहीं चला पाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसके कार्यों से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जो
मीर कासिम को जब गद्दी पर बिठाया गया था तो इस घटना को क्रांति का नाम दिया गया, 1760 की क्रांति। एग्जाम में पूछ लेता है 1760 की क्रांति क्या थी, तो याद रखिएगा 1760 की जो क्रांति थी वो थी मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाना या मीर जाफ़र को अपने पद से हटा देना, कुछ भी बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और इसको क्रांति का नाम दिया था वेंसी टाट ने, जो उस समय गवर्नर था जिसने इसको राजा बनाया, नवाब बनाया। ये ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि बिना किसी खून खराबे के शांतिपूर्वक एक नवाब हटा और दूसरे नवाब को बिठा दिया गया और इसको क्रांति का नाम दे दिया, ठीक है। तो हाँ, मैं बता रही थी आप लोगों को कि मीर कासिम जो था एक कुशल प्रशासक था और अपने राज्य को अंग्रेजी प्रभाव से दूर करने के लिए इसने बहुत सारे काम किए। अब हम पहले वो काम देख लेते हैं। इसने क्या किया, सबसे पहले तो देखिए अपनी जो राजधानी थी उसको बदला, क्योंकि जो बंगाल की राजधानी उस समय थी वो थी मुर्शिदाबाद, और वहाँ से बदलकर इसने मुंगेर में अपनी राजधानी बनाई, क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ों का बहुत प्रभाव था और वहाँ इसे ठीक से काम करने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए, ठीक है। दूसरा, इसने क्या किया कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी उसको ठीक करने की कोशिश की। उस समय बंगाल की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे वहाँ पे जो व्यापार कर रहे थे, लूट मचा रहे थे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, इन सब की वजह से बंगाल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। और राजपाट को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था का सही होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसने सबसे पहले वहाँ पे अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की। क्या किया, एक तो नए टैक्स लगाए राजस्व वसूली के लिए। दूसरा, इसने एक टैक्स लगाया जिसका नाम था खिजरी जमा। एग्जाम में पूछ ले अगर खिजरी जमा क्या है, तो देखिए ये एक प्रकार का कर है, यानी कि टैक्स है, जो लगाया किसने था, मीर कासिम ने लगाया था, और ये टैक्स लिया जाता था अधिकारियों से। थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेगा तो पूछ लेगा कि खिजरी जमा कर जो है वो किस पे लगाया जाता था, तो वो अधिकारियों पे लगाया जाता था, बचत के रूप में, सेविंग के रूप में, ठीक है। बचत के रूप में एक कर लगाया जाता था, एक ये हो गया। दूसरा, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, 1763 ईस्वी में जो सारे आंतरिक व्यापार थे उनको कर मुक्त कर दिया, ठीक है। आंतरिक व्यापार को कर मुक्त कर दिया और दस्तक का दुरुपयोग समाप्त कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, उस समय क्या था, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फर्रुखसियर से 1717 में जो था शाही फरमान मिला था, तो कंपनी जो थी बंगाल में मुक्त व्यापार कर रही थी, क्योंकि उनके पास उनको दस्तक दी गई थी जो एक तरीके का पास था। इस पास में क्या था कि कंपनी जो थी आंतरिक व्यापार में उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, टैक्स फ्री था ये एक तरीके से, ठीक है। तो और इसका दुरुपयोग कैसे कर रही थी, तो जो लोकल व्यापारी होते थे कुछ, उनको भी वो ये दस्तक बेच देती थी, उससे अपना साइड में मुनाफा कमाती थी, और व्यापारी कर मुक्त व्यापार करते थे, जिससे जो राजा की जो राजस्व होता है, जो राजकोष होता है, उसमें हानि हो रही थी, क्योंकि राजस्व वसूली ठीक से नहीं हो रही थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए 1763 ईस्वी में जो भी आंतरिक व्यापार पर कर लगता था उसको समाप्त कर दे गया। अब इससे क्या हुआ, इससे अंग्रेज और भारतीय व्यापारी दोनों एक ही फील्ड पर आ गए, मतलब अंग्रेजों का जो विशेषाधिकार था वो समाप्त हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या किया इसने, एक इसने और काम किया, अपनी जो नौकरशाही थी उसको सुदृढ़ करने की कोशिश की। अच्छे राजा की निशानी, नौकरशाही का सुदृढ़ होना राज चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि दूरदर्शी था तो उसको पता था कि अंग्रेजों के साथ आज नहीं तो कल संबंध खराब होने ही है और लड़ाई होनी है, तो इसलिए इसने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, सेना को नई तरीके से गठित करने की कोशिश की यूरोपीय मॉडल पे, क्योंकि उस समय जो था यूरोपीय मॉडल भारतीय मॉडल से ज़्यादा अच्छा था। इसलिए अच्छा था क्योंकि जो यूरोपीय सैनिक थे वो ज़्यादा अनुशासित थे एक तो, ठीक है, और उनकी जो तकनीकें थी, उनके जो नए नए मतलब तकनीकों को यूज़ करते थे वो भारतीय सेना से ज़्यादा बेहतर था। इस वजह से इसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया, और इसके लिए इसने एक जर्मन अधिकारी को नियुक्त किया जिसका नाम था वॉल्टर रीन हार्ड, और इसी अधिकारी को समरू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता है, समरू के नाम से कई बार पूछ लेता है। तो जो वॉल्टर रीन हार्ड जर्मन अधिकारी थे जिसने सेना का आधुनिकीकरण किया, ठीक है, उस नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या होगा, देखिए क्योंकि मीर कासिम ये सारे काम कर रहा है तो उसके इन सभी कामों से
अंग्रेज जो है वो नाखुश हो जाएंगे, इसकी कार्यशैली से कंपनी नाखुश हो जाती है और इससे क्या होता है कि अंग्रेज़ों के और मीर कासिम के बीच में तनाव बढ़ने लगता है, संबंधों में तनाव बढ़ने लगता है। इसके बाद एक घटना और घटती है अभी, उसमें क्या होता है, देखिए जो पटना था उस समय पटना बंगाल के अंदर था और पटना की जो कोठी थी उस कोठी का प्रमुख था एलिस, जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था एलिस। तो ये एलिस जो पटना की कोठी का प्रमुख था पूरी की पूरी पटना पर अधिकार कर लेता है, ठीक है, पूरी पटना पर अधिकार कर लेता है और मीर कासिम इससे लड़ाई करके पटना को वापस से जीत लेता है। तो इस घटना से अंग्रेज जो होते हैं वो काफ़ी रुष्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो मीर कासिम को हटाने का फैसला कर लेते हैं और मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना देते हैं। मीर जाफ़र जिसको कलकत्ता में पेंशन देके बैठा दिया गया था उसे वो वापस से कठपुतली नवाब बना देते हैं, ठीक है। और 1763 ईस्वी में फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का, जो 1763 से 1765 ईस्वी तक नवाब बनेगा। और मीर कासिम के विरुद्ध ये लोग युद्ध की घोषणा कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद होता है बक्सर का युद्ध। अच्छा, युद्ध की घोषणा कर दी गई है तो मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम जाता है अवध और वहाँ का जो नवाब था शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब उसमें शुजा-उद-दौला था, याद रखिएगा। तो मीर कासिम अवध के नवाब के पास जाके शरण लेता है। जिस समय अवध के नवाब के पास मीर कासिम जाता है उसी समय अवध में जो मुग़ल बादशाह थे जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय, वो पहले से ही शरणार्थी थे, ठीक है, वो वहाँ पहले से ही शरण में रह रहे थे। तो इसके बाद जब बक्सर का युद्ध होगा तो ये तीनों मिलकर अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करते हैं। यहाँ तक हो गया, पृष्ठभूमि हो गई। अब देखिए, अब हम देखते हैं बक्सर का युद्ध। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बक्सर का युद्ध हुआ कब, तो इसकी डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 में, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ, तो जो अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी, मिली जुली सेना थी, वो लड़ाई करती है अंग्रेज़ों यानी कंपनी के साथ, जिसका नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो। ये सब इम्पॉर्टेंट है, सारा याद रखिएगा। सबसे पहले तो युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 में, संयुक्त सेना जो थी इन तीनों की वो लड़ेगी अंग्रेज़ों से, जिसका नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो। और ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब बक्सर का युद्ध होगा तो उसमें गवर्नर कौन था, तो उस समय गवर्नर था वेंसीटाट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इस युद्ध में क्या होगा, इस युद्ध में जो संयुक्त सेना थी तीनों की, ये हार जाती है, संयुक्त सेना हार जाती है। जो शुजा-उद-दौला था अवध का नवाब, ये कुछ समय तक लड़ता है, बाद में आत्मसमर्पण कर देगा। और जो मुग़ल बादशाह थे जो पहले से अंग्रेज़ों के शरण में थे, वो जो पहले अवध की शरण में थे वो जाके अंग्रेज़ों के पास शरण ले लेते हैं। अब रहा मीर कासिम, तो मीर कासिम भाग जाता है, ये दिल्ली की ओर भाग जाता है। फिर 1717 ईस्वी के करीब इसकी मृत्यु हो जाती है। वो डेट याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि ये हार गए, ठीक है। अब इसके बाद इस युद्ध के क्या परिणाम हुए, युद्ध हुआ है तो इसके क्या परिणाम होते हैं कि सबसे पहले तो जो बंगाल का नवाब है वो बनाया जाता है नजमुद्दौला को। ये नजमुद्दौला कौन है, तो जो मीर जाफ़र था ये उसका पुत्र है। मीर जाफ़र का अल्पवयस्क पुत्र होता है, छोटा बच्चा होता है, छोटा पुत्र होता है नजमुद्दौला, इसको नवाब बना दिया जाता है बंगाल का। ये नवाब बनता है करीब 1765 से 66, सिर्फ 1 साल के लिए, ठीक है। मतलब ये भी एक तरीके से कठपुतली नवाब था, नाम का नवाब इसे बना दिया जाता है और जो सारी की सारी पावर है वो रहती है अंग्रेज़ों के पास, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कंपनी सैन्य शक्ति की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है और बंगाल में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। देखिए, सैन्य शक्ति की सर्वोच्चता कैसे होती है, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो मैंने आपको तब भी बताया था कि वो कोई डायरेक्ट युद्ध नहीं था, वो एक तरीके से छल कपट करके षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। लेकिन जो ये युद्ध था, जो बक्सर का युद्ध था, ये लड़ा गया था 3 बड़ी सेनाओं के साथ, मतलब एक तो मीर कासिम, दूसरा अवध का नवाब और मुग़ल बादशाह। और जो अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला, वो काफ़ी योग्य शासक थे, वो सिराजुद्दौला की तरह अनुभवहीन नहीं थे, एक अच्छा नेतृत्व करता थे। और जब उनके नेतृत्व में ये हारते हैं
और अंग्रेज जीतते हैं, तो यहाँ से अंग्रेजों की शक्ति का पता चलता है कि सिर्फ षड्यंत्र से ही नहीं, उनकी सैन्य शक्ति काफ़ी अच्छी है और इससे उनकी सर्वोच्चता स्थापित होती है। ठीक है, और यहीं से फिर बंगाल में लूट का काल प्रारंभ होगा। बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व जम जाता है। अब क्या होता है, 1765 ईस्वी में जो क्लाइव है, जो इंग्लैंड चला गया था 1760 में, दोबारा से बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आता है। और उसके बाद ये दो बहुत इम्पोर्टेंट संधियाँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट संधियाँ करता है। पहली संधि है इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि में सबसे पहले इसकी डेट याद रखिएगा, क्रम से लगाने को भी आता है ये सब चीज़ें, और दूसरा ये डेट डायरेक्ट पूछता भी है। तो 12 अगस्त 1765 को पहली संधि होती है इलाहाबाद की। अच्छा, किसके किसके बीच में होती है? तो सबसे पहले एक तो मुगल सम्राट जो होता है शाह आलम द्वितीय, वो, दूसरा नजमुद्दौला जो बंगाल का नया नवाब बनाया गया है, मीर जाफ़र का बेटा, और तीसरा क्लाइव। इन तीनों के बीच ये संधि होती है। इस संधि से कंपनी को क्या मिलता है? तो एक तो कंपनी को मिलती है बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की, इन तीनों जगहों की जो है दीवानी कंपनी को मिलती है। अब जो अवध का नवाब था, अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला था। इस संधि का पार्ट वो नहीं है। अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद, इन दोनों एरियाज़ को ले लिया जाएगा। ये दोनों जगह हैं कड़ा और इलाहाबाद, ये लेकर दे दिया जाता है मुगल सम्राट शाह आलम को। ठीक है, अवध के नवाब से छीन के मुगल सम्राट को दे दिया जाता है। तीसरा, मुगल सम्राट जो था उसको पेंशन पे रख दिया जाता है। कितना? 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर मुगल सम्राट को रख दिया जाता है। तो ये सब परिणाम हुए थे इलाहाबाद की पहली संधि के। पूछता है डेट 12 अगस्त 1765 को किस किस के बीच हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली और अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद लेके मुगल सम्राट को दे दिया। ये सब पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, ये तो पहली संधि हुई। अब हुई दूसरी संधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की ही दूसरी संधि इसका नाम है। ये किसके साथ हुई? ये कब हुई? पहले ये हुई 16 अगस्त 1765 को। पहली हुई थी 12 अगस्त को और ये हुई 4 दिन बाद 16 अगस्त को। ठीक है, ये किसके बीच हुई? तो ये हुई क्लाइव के बीच में और जो अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था उसके बीच में ये संधि हुई। ठीक है, अब इस संधि से कंपनी को क्या मिला? तो कंपनी को अवध में मुक्त व्यापार की सुविधा मिल गई। मतलब अब अवध में जो उनका मुक्त व्यापार होगा, अवध का जो मुक्त व्यापार होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, और कंपनी को 50 लाख रुपए और चुनार का दुर्ग और ये सब चीज़ें जो हैं वो दूसरी संधि के तहत मिली, इलाहाबाद की दूसरी संधि के 16 अगस्त 1765 को। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बंगाल में शुरू होता है द्वैत शासन, जिसे डायरकी भी कहते हैं। ठीक है, जो डायरकी के नाम से भी जानता है, द्वैत शासन यहाँ से शुरू होता है, जो चलेगा करीब करीब, देखिए ये चलता है 1765 से, इस संधि से 1772 तक, और इस द्वैत शासन की समाप्ति करता है। उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा गवर्नर बन के, तो वो इस द्वैत शासन की समाप्ति करता है। द्वैत शासन मतलब होता है ड्यूअल गवर्नेंस, यानी कि दो लोग शासन चला रहे। मतलब एक तरफ तो शासन चल रहा था, कंपनी का चलने लगा, और दूसरी तरफ जो बंगाल में जो भी नवाब बनाया गया या बंगाल में जो भी दीवान था, सूबेदार था, मतलब फ्रंट में इनको रख के बैक में पीछे से शासन कर रही थी कंपनी। ठीक है, और इसी द्वैत शासन की वजह से फिर बंगाल का शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बंगाल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, और जो आर्थिक रूप से इतना संपन्न बंगाल था वो एकदम गरीबी की हालत में चला जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे अकाल पड़ने लगेंगे और यही सब चीज़ें होने लगती। ठीक है, तो देखिए ये तो था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बक्सर का युद्ध पढ़ा, और अब हम लोगों का जो टॉपिक है बंगाल का जो अधिग्रहण किया था अंग्रेजों ने, कैसे किया था, वो ख़त्म हो गया है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना और पुराना वीडियो भी इसका देख लेना। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे भी वीडियो डाले हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने लोगों के साथ। और इस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है इसका मैं PDF का जो लिंक है वो आपको नीचे PDF का लिंक दे दूँगी टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, और हमें आप फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है, आप उस पर भी जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं नवधारा स्टडीज़ से। तो ठीक है, पढ़ते रहिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।